हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन पार्ट सेकंड को। तो पार्ट वन के अंदर हम एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट मास का या किसी रिजिड बॉडी का प्योर रोटेशन के अंदर या किसी रिजिड बॉडी का कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के अंदर, इतना हम सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार पहले पार्ट वन देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पर आकर उस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है कंजर्वेशन, वो सारी बातें इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो जानते हैं। वो कब कंजर्व रहता है, उसकी क्या कंडीशन है, बहुत छोटी सी कंडीशन है, देखना। ये तो आप जानते ही हो कि किसी भी बॉडी या किसी सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क उस सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की रेट के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको देखते हुए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इफ रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है किसी सिस्टम पर, इफ रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो, आप ये सोचो कि अगर ये वाली टर्म जीरो है तो उसके जीरो होने के पीछे क्या कारण रहा होगा कि ये जो टर्म है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं ये कांस्टेंट रहा होगा, तभी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आया होगा, जीरो। तो अगर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है तो इससे हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी या सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले या कंजर्व बोले एक ही बात है, उस बॉडी या सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा उस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो कंसेप्ट तो इतना सही है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पढ़ चुके हैं पहले, वो कंजर्व कब रहता है उसकी कंडीशन बोर्ड पे लिखी हुई है कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो बात इतनी सी है, इतनी सी बात को अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, वो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितने भी क्वेश्चंस इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखें ताकि थोड़ी सी नींव मजबूत हो हमारी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि कैसे इसको अप्लाई करना है। मैं एक दो छोटे से प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल बताऊं आपको इससे रिलेटेड। जैसे मान लो एक पर्सन किसी स्टूल पे बैठा हुआ है, रोटेटिंग स्टूल पर, उसने अपने हाथों को ऐसे फैला रखा है इस तरह से। मान लो मैं बैठ गया स्टूल पर, मैंने हाथों को ऐसे फैला लिया, फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि यार मुझे थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दे। उसने मुझे कुछ इनिशियल ओमेगा दिया और छोड़ दिया, वो दूर हट गया फ्रेंड। अब रोटेट होते टाइम मैं इस तरह से रोटेट हो रहा हूँ, रोटेट होते टाइम अगर मैं अपने हाथों को नज़दीक लेकर आ जाऊँ, ठीक है, ऐसा करने पर हम ऐसा पाते हैं कि हमारी बॉडी या इस सिस्टम का जो ओमेगा है ना वो इंक्रीज हो जाता है। लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ऐसा होता है। या हाथों को फिर से दूर ले जाऊंगा, ओमेगा फिर से कम हो जाएगा, पास लाऊंगा, ओमेगा फिर से बढ़ जाएगा। क्या लॉजिक है? जो मेरी बॉडी है, स्टूल पे बैठा हुआ हूँ मैं, मेरी बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस देखो पहले। एक तो जिस स्टूल पर बैठा हूँ वहाँ से लगने वाला नॉर्मल, मेरी बॉडी पर लगने वाला mg, यही मेरी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिस एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट हो रहा हूँ, ये दोनों ही फोर्स उस एक्सिस से पास हो रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि उस एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब मेरी बॉडी पर रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, जीरो। इसका मतलब मेरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या बना रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम को आप ऐसे सोचो आई ओमेगा फॉर्मूले से एक बार के लिए। जब मैंने अपने हाथों को ऐसे फैला रखा है और फिर हाथों को पास लेकर आता हूँ, इस प्रोसेस में मेरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, सोच के बताओ। इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो अब इस कंडीशन में। फिर ये जो मास हाथ में भरा हुआ है, जब मैं हाथों को पास लेकर आऊँगा तो मास जो है वो एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा। मास अगर एक्सिस के पास आएगा तो हमारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। आई ओमेगा फॉर्मूले में, आई ओमेगा मतलब एंगुलर मोमेंटम, वो आई ओमेगा प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर मैं हाथों को पास लाकर आई को डिक्रीज करता हूँ तो इसका मतलब ओमेगा बढ़ जाएगा। हाथों को फिर से दूर ले जाता हूँ, मतलब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर दिया, तो ओमेगा फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड। और न्यूमेरिकल्स में अगर आप बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज़ ऑब्जर्व करते हुए, तब जाके पढ़ने का मज़ा आएगा, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो बहुत सिंपल लेवल से स्टार्ट करता हूँ, देखना। सपोज एक रोटेटिंग डिस्क जो कि रोटेट हो सकती है, डिस्क का मास m मान लेते हैं, रेडियस कैपिटल R। इस डिस्क को हमने हिंज कर रखा है इस एक्सिस के अबाउट, इसको मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वर्ड पे ध्यान देना, फिक्स्ड।
इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क सिर्फ क्या कर सकती है, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसकी बिल्कुल बाउंड्री पर एक बंदा खड़ा हुआ है, एक पर्सन है जिसका मास है स्मॉल है, उसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है आपको, ऐसा मान के चलें। सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है, डिस्क भी रेस्ट पर है, पर्सन भी रेस्ट पर है। अब सुनना क्वेश्चन को, नाउ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द रिम ऑफ द डिस्क विथ कांस्टेंट स्पीड v नॉट विद रेस्पेक्ट टू डिस्क। फिर से बोल देता हूं, पर्सन स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द रिम, रिम मतलब इस डिस्क की बाउंड्री के अलोंग, पेरीमीटर के अलोंग, अलोंग द रिम with a speed of v naught, with a speed of v naught with respect to disk, then find angular velocity of disk। तो हमको जैसे पर्सन चलना शुरू करेगा सडनली इस डिस्क के पास कुछ ओमेगा आ जाएगा, वो ओमेगा कैलकुलेट करना है। पहले तो मैं आपको फोर्स या टॉर्क से रिलेटेड बातें, बेसिक बातें सिखा रहा हूं कि क्या प्रोसेस हुआ होगा। आप देखना, यहां पर वो डिस्क है, सेंटर से वो एक्सिस पास हो रही जिसके अबाउट हमने डिस्क को हिंज कर रखा है, ये मार्कर को आप वो पर्सन मान लो। अभी ये डिस्क भी रेस्ट पर है, कोई मोशन नहीं हो रहा, पर्सन भी रेस्ट पर था। अब मैंने लिखवाया कि ये पर्सन डिस्क की पेरीमीटर के अलोंग, मान लो ये आपकी तरफ, उधर की तरफ चलना शुरू करता है ऐसे। अगर ये पर्सन इधर चलेगा तो क्या प्रोसेस रहा होगा, इसने अपने पैरों से डिस्क को पीछे की तरफ धक्का दिया होगा, उसका रिएक्शन हुआ होगा, डिस्क ने इसके पैरों को आगे धक्का दिया होगा, जिससे पर्सन उधर चलना शुरू करेगा। अगर ये पर्सन ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये कंफर्म है कि डिस्क अपोजिट सेंस में ऐसे रोटेट होगी और हमको डिस्क का ओमेगा कैलकुलेट करना है। आप सीखना कि क्या तरीका है। सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स में जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, आप ये आदत डाल लो कि हम दो डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम तो जो भी प्रोसेस हुआ उससे पहले का, जो कि ये वाला डायग्राम है, जब डिस्क भी रेस्ट पर है, पर्सन भी रेस्ट पर है। एक दूसरा डायग्राम जब ये पर्सन स्टार्ट करेगा चलना, वो साइड में डायग्राम बनाता हूं यहां पर, देखना ढंग से। मान लेते हैं कि ये पर्सन सपोज बाहर की तरफ, इधर की तरफ v नॉट स्पीड से, और आप देखना मैंने बोला था पर्सन की स्पीड v नॉट किसके रेस्पेक्ट में, डिस्क के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं। तो पर्सन डिस्क के रेस्पेक्ट में v नॉट से चलता है, ठीक है। अब पर्सन को भूल जाओ एक बार, अगर पर्सन ऐसे मूव करेगा तो डिस्क अपोजिट सेंस में ऐसे रोटेट होगी। ये ओमेगा हमको कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं ये ओमेगा, ओमेगा नॉट है, ठीक है। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना, पर्सन अगर डिस्क रेस्ट पे होती तो ऐसे चलता हुआ आ रहा है v नॉट से, लेकिन वो डिस्क के जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ है किसी भी इंस्टेंट पर, डिस्क का वो पॉइंट खुद डिस्क के साथ साथ ऐसे घूम रहा है। एक तरह से डिस्क के उस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर, और पर्सन उसके रेस्पेक्ट में ऐसे v नॉट से आगे जा रहा है। तो बाहर जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर होगा, उसको पर्सन की वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, कितनी दिखाई देगी, v नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब ये तो बात हो गई वेरिएबल कैसे मानेंगे हम। अब कंजर्वेशन वाली बात पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। और आप चाहो तो एक ही सवाल से सीख सकते हो। डिस्क और पर्सन को मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, ये मैंने एक सिस्टम माना, ठीक है। डिस्क और पर्सन के सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस देखते हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्स। डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg, पर्सन पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल m इंटू जी, एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे हम। और ये जो एक्सिस जहां से हमने इसको हिंज कर रखा है, इस डिस्क पर यहां से इस हिंज के कारण या इस एक्सिस के कारण कुछ फोर्स लगेंगे, उसको मैं ऐसे एरो लगा के इंडिकेट कर देता हूं। यहां पर फोर्स अप्लाइड बाय हिंज, हिंज के कारण कुछ फोर्स लगेंगे, ठीक है। क्या पर्सन और डिस्क के पैरों, पर्सन के पैर जो है और डिस्क की जो सरफेस है, सॉरी, उसके बीच में आपस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा उसको इंडिकेट नहीं करेंगे क्या यहां पर, बताओ। तो हम जानते हैं कि हम जिस भी सिस्टम को देखते हैं उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही टॉर्क जनरेट होता है, कभी भी इंटरनल फोर्स के कारण टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, उस पर्सन के पैर और डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है। इसलिए सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स में ये वाला mg, ये mg और इस एक्सिस के कारण जो हिंज फोर्स लग रहा होगा। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसके अबाउट, ढंग से देखना क्या लिख रहा हूं, रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है, आप चेक कर सकते हो। इस एक्सिस के अबाउट इस mg का टॉर्क जीरो, क्योंकि इसी एक्सिस से पास हो रहा है। हिंज फोर्सेज जो हैं वो भी यहीं से पास हो रहे हैं, इस एक्सिस को कट करते हुए जाएंगे तो टॉर्क जीरो होगा। और जो पर्सन पे mg लग रहा है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। ये भी हम जानते हैं कि अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो उस फोर्स का टॉर्क भी जीरो आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेज का रिजल्टेंट टॉर्क जीरो आ रहा है। और अभी हमने देखा है कि अगर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होता है, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का
एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है, ये तो बात हो गई कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों रहेगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं। देखो, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पहले लिखेंगे इस डायग्राम को देखते हुए, फिर जैसे ही पर्सन ने चलना स्टार्ट करा फिर डायग्राम देखते हुए वापस से लिखेंगे और एंगुलर मोमेंटम को इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर देंगे। देखो, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम जीरो आई ओमेगा फॉर्मूले से, क्योंकि डिस्क का ओमेगा जीरो था। पर्सन को एक पॉइंट मास की तरह मानो, इस एक्सिस के अबाउट पर्सन का एंगुलर मोमेंटम जीरो, क्योंकि पर्सन भी रेस्ट पे था, इक्वल्स टू। अब वहां देखते हैं, डिस्क और पर्सन को एक पूरे सिस्टम को देखते हुए एंगुलर मोमेंटम लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधे यहां पर लिखते हैं पूरे सिस्टम का आई इंटू ओमेगा। ये याद दिला दूं, आई ओमेगा फॉर्मूला तब लिखते हैं जब सिस्टम रिजिड होता है। क्या यहां पर डिस्क और पर्सन का सिस्टम रिजिड सिस्टम है क्या? नहीं। इसका मतलब मैं पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एक साथ लिखने के लिए आई ओमेगा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा। तो क्या करेंगे, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अलग लिखेंगे, पर्सन का अलग लिखेंगे। डिस्क का लिखते हैं पहले एंगुलर मोमेंटम, तो इस एक्सिस के अबाउट आई ओमेगा फॉर्मूले से लिखते हुए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एंगुलर मोमेंटम ओमेगा नॉट, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी ओमेगा नॉट। आई ओमेगा लिखते ही मैंने डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। इसका सेंस देखो, डिस्क के रोटेशन का सेंस, डिस्क इस तरह से रोटेट हो रही है तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम का सेंस ये वाला है। अभी प्लस लगा रहा हूं, बाद में डायरेक्शन देख लेंगे। अब पर्सन को देखो, पर्सन एक पॉइंट मास की तरह मानते हुए पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एम वी आर परपेंडिकुलर से। तो पर्सन का मास एम इंटू पर्सन का वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर, ये मैंने एम वी लिखा है अभी, इंटू आर परपेंडिकुलर। यहाँ डायग्राम देखना, ये डिस्क है, पर्सन की वेलोसिटी नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उधर है वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर। इस वेलोसिटी वेक्टर पर उस एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, कैपिटल आर। ठीक है, और पर्सन की नेट वेलोसिटी मैंने उधर की तरफ मानी, तो इस एक्सिस के अबाउट पर्सन के रिवॉल्यूशन का सेंस है ये वाला, जबकि डिस्क के रिवॉल्यूशन का सेंस है ये वाला। इसका मतलब दोनों का एंगुलर मोमेंटम अपोजिट सेंस में है, तो यहां पर हम माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास ओमेगा नॉट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम में बेसिकली कंसेप्ट तो इतना सही है जितना मैंने आपको बताया है। क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग टाइप की हो सकती है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें अलग अलग वैरायटी के, ताकि आप लोग बढ़िया सीख पाएँ यहाँ से। सपोज एक यूनिफॉर्म रॉड जिसको मैंने हिंज कर दिया टॉप मोस्ट एंड से, हिंज्ड रॉड का मास मान लेते हैं कैपिटल एम, रॉड की लेंथ मान लेते हैं कैपिटल एल, और ये रॉड वर्टिकल प्लेन में है, इसके लिए मैं अलग से सिंबल ऐसे जी बना देता हूं। ठीक है, एक पॉइंट मास स्मॉल एम मास हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए आता है यू वेलोसिटी से, और डिस्क के नीचे वाले सिरे पर लोअर मोस्ट एंड पर रॉड के लोअर मोस्ट एंड पर परपेंडिकुलरली हिट करता है यू स्पीड से आकर। ठीक है, डायग्राम अगर आपने बनाया हो तो आप सवाल लिख सकते हैं, इफ पार्टिकल विल स्टिक विद द रॉड, if particle will stick with the rod then find angular momentum of system just after collision। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट भी आएगा, पहले फर्स्ट पार्ट लिखें। if particle will stick with the rod then find angular momentum of system, angular velocity of system just after collision। हमको क्या करना है, पार्टिकल आके टकराता है और रॉड से स्टिक हो जाता है, ऐसा गिवन है। टक्कर के जस्ट बाद हमको इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा निकालना है। तो कैसे करेंगे देखना, दो डायग्राम बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ये है जो भी प्रोसेस हुआ उससे जस्ट पहले वाला डायग्राम। दूसरा डायग्राम बनाऊंगा कोलिजन के जस्ट बाद वाला, यहां बना लेते हैं। देखो, जैसे ही कोलिजन होगा, क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल रॉड के साथ स्टिक हो जाता है, तो ये पॉइंट मास इस कैपिटल एम मास की रॉड के साथ स्टिक हो गया। और स्टिक होने का मीनिंग ही ये है कि रॉड और पार्टिकल का जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक रिजिड सिस्टम है, तो इस पूरे रिजिड सिस्टम का जो ओमेगा होगा मान लेते हैं वो ओमेगा है। ठीक है, अब डायग्राम में एक ही अननोन, एक ही वेरिएबल मैंने माना है ओमेगा, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। क्या मैं इस रॉड और इस पार्टिकल के सिस्टम पर, ढंग से सुनना बातों को, रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम मान रहा हूं, क्या इस सिस्टम पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्या? पुरानी बातें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन याद करो। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता था? जब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता था। तो आप देखो रॉड और पार्टिकल के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलिजन के शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान भी एक इंपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा है जो हिंज के वहां से लगा होगा। इसका मतलब मैं सिस्टम पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता हूं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं तो सिस्टम पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा और आंसर तक पहुंच जाऊंगा, तो वो भी गलत है। उसका कारण क्या है? जब इस पार्टिकल की रॉड से टक्कर होगी और पार्टिकल रॉड से स्टिक होगा, आप याद करो स्टिक होने का मीनिंग कुछ ऐसा होता था जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसका मतलब एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो ना तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे वर्क करेगा, ना यहाँ पर हमारा एनर्जी कंजर्वेशन काम आएगा। फिर क्या काम आएगा? जो टॉपिक चल रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखना कैसे। रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम माना मैंने, ये हमारा सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम पर इस हिंज वाली जो एक्सिस है, ये वाली, इस एक्सिस के अबाउट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है? सोच के बताओ एक बार, क्या रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है? शॉर्ट ड्यूरेशन की बात चल रही है, कोलिजन से जस्ट पहले से लेकर कोलिजन के जस्ट बाद तक। हाँ, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है। कारण क्या है देखना, रॉड और पार्टिकल के सिस्टम पर बिल्कुल बेसिक से आराम से एक्सटर्नल कौन कौन से फोर्सेज है वो देखो। रॉड पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वैसे भी नॉन इंपल्सिव नेचर का होता है, पार्टिकल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी नॉन इंपल्सिव नेचर का होता है, और हिंज के यहां से जो फोर्स लगा होगा हिंज फोर्स, वो इंपल्सिव नेचर का हो सकता है। तो तीन फोर्स लग रहे हैं, एक इंपल्सिव फोर्स, दो नॉन इंपल्सिव फोर्स। सिस्टम पर इस एक्सिस के अबाउट जो इंपल्सिव फोर्स हिंज लगा रही होगी वो तो यहीं से पास हो रहा है, तो होगा वो अपने आप में इंपल्सिव, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो सकता है। लेकिन अगर यहीं से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क तो जीरो आएगा। और जो छोटे मोटे फोर्सेज हैं जिसको हम नॉन इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, इनका टॉर्क का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। और ये आप ऐसे भी देख सकते हो, ये फोर्सेज वहीं से पास हो रहे हैं। किसी भी तरह से बोलो इस बात को, आप नॉन इंपल्सिव फोर्सेज हैं तो वैसे भी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं ला सकते। और दूसरी बात, ये फोर्सेज हिंज वाले पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि टॉर्क जीरो आ रहे हैं इन फोर्सेज का। ठीक है, तो काम की बात क्या है, इस हिंज वाली एक्सिस के अबाउट सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो। इसका मतलब इस हिंज वाली एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों? कंजर्व, कांस्टेंट बना रहेगा। तो हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम पहले, एंगुलर मोमेंटम बाद में, और इक्वेट कर देंगे। देखना, कोलिजन से पहले रॉड और पार्टिकल का अलग अलग लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट? इस वाली एक्सिस के अबाउट। रॉड का एंगुलर मोमेंटम तो जीरो, कहां लिखें? यहां लिख लेते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में रॉड का तो जीरो क्योंकि रॉड तो परमानेंट रेस्ट पर है, और पार्टिकल का पॉइंट मास की तरह, पॉइंट मास इनटू उसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितनी लेंथ आएगी? वो एल। हाथों हाथ सेंस भी लिखने की आदत डालो। पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को देखो, पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 के अंदर आपको सारी बातें। इस वेलोसिटी वेक्टर को यहां बैठकर देखो ऐसे, तो यहां बैठकर कैसा सर्कल बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अब कोलिजन के बाद वाला डायग्राम देखते हैं और फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। टकराने के बाद ये क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल रॉड से स्टिक हो गया। इसका मतलब रॉड और पार्टिकल का सिस्टम कैसा सिस्टम बन चुका है? रिजिड। तो रिजिड सिस्टम, ये पूरा सिस्टम रिजिड है। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मतलब प्योर रोटेशन कर रहा है। क्या फॉर्मूला होता था बच्चों एंगुलर मोमेंटम का? आई ओमेगा। पूरे सिस्टम का आई एक साथ लिखूंगा इस एक्सिस के अबाउट इनटू ओमेगा। तो लिखते हैं रॉड का ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का स्मॉल m इंटू सीधी जो डिस्टेंस है l उसका स्क्वायर, सिस्टम का i इंटू ओमेगा। अब सिर्फ कंजर्व करना है आपको, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और दोनों लिखे हुए इनिशियल फाइनल उनको इक्वेट करो, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा। ठीक है, सिंपल है एकदम। क्या सीखा इस सवाल से? मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बिना सोचे समझे नहीं लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन भी बिना सोचे समझे अप्लाई नहीं करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए बहुत बेसिक से सोचेंगे कि सिस्टम किसको मानना है, कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं, उनमें से इंपल्सिव कौन सा है, नॉन इंपल्सिव कौन सा है। फिर वो एक्सिस चूज करनी है या वो पॉइंट चूज करना है जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो आ रहा हो सिस्टम पर, और उसके अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट लिखिए। सेकंड पार्ट, फाइंड द इंपल्स ऑफ हिंज फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। हिंज ने जो इंपल्स सिस्टम पे लगाया होगा वो कैसे कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यू क्या है। कुछ बच्चे डरते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से, अगर वो ढंग से देखें, बेसिक बातों पर उनकी कमांड है तो बहुत आराम से
हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखना कैसे। देखो रॉड और इस पार्टिकल के सिस्टम, वापस से सिस्टम की बात कर रहा हूं, इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस 3 फोर्स थे, mg और हिंज फोर्स। इनमें से ये वाले 2 फोर्स तो बहुत छोटे मोटे फोर्स है, नॉन इंपल्सिव। तो मैं इस पूरे सिस्टम पर सेंटर ऑफ मास चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है रिजल्टेंट इंपल्स वेक्टर फॉर्म में इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आइडिया होगा आपको इस बात का। मैं इस पूरे सिस्टम पर ये इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूं, देखना कैसे। इस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट इंपल्स, ना इसका कोई इंपल्स आएगा क्योंकि छोटा मोटा फोर्स है नॉन इंपल्सिव, ना इसका कोई इंपल्स आएगा शॉर्ट ड्यूरेशन dt में, तो सिर्फ किसका इंपल्स आएगा, हिंज फोर्स का। तो रिजल्टेंट इंपल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इंपल्स बाय हिंज फोर्स वेक्टर फॉर्म में इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इसको ऐसे लिखूंगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। लिखते हैं फाइनल, तो फाइनल डायग्राम देखो, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना है तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। मान लेते हैं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ये काम करते हैं ना, रॉड का अलग से लिख लेते हैं, पॉइंट मास का अलग से, कम लिखना पड़ेगा उसमें। रॉड का लीनियर मोमेंटम, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास को देखो, रॉड का मिड पॉइंट जहां पे रॉड का सारा मास रखा हो मान सकता हूं, और रॉड के सारे पार्टिकल इस हिंज के अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन करेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर, आर मतलब L/2। और पॉइंट मास को अलग से देखो, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, आर मतलब हिंज से डिस्टेंस L। अब लिखता हूं, ये डायग्राम देखना, पूरे सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। रॉड का लिखूंगा, रॉड का मास इंटू रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा L/2 आई कैप, प्लस पॉइंट मास का लिखते हैं, पॉइंट मास इंटू उसकी वेलोसिटी ओमेगा L आई कैप। ये पूरे सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस पूरे सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ये डायग्राम देखना, रॉड का तो 0 और पॉइंट मास का mu आई कैप। आ गया आंसर। इसमें आई कैप को अलग से कॉमन ले लो, बाकी पूरा अरेंज करके आपके पास हिंज ने जो इंपल्स लगाया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कई बार बच्चों इसमें एक बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सवाल पूछा जाता है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं। आप उसको ट्राई करें एक बार और देखते हैं कौन कौन सही सॉल्व करता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने अभी देखा है। बस बेसिक से चलना है एकदम, जैसा मैंने सिखाया कोशिश करना बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करें हम। एक रॉड को हमने, यूनिफॉर्म रॉड को हिंज कर दिया एक सिरे से, एक एंड से। ये जो रॉड है इसका मास कैपिटल M, इसकी लेंथ कैपिटल L, एक पॉइंट मास स्मॉल m, u वेलोसिटी से आके इस रॉड से टकराता है, रॉड के परपेंडिकुलर, हिंज वाले एंड से मान लेते हैं स्मॉल d डिस्टेंस पर हिट करता है, और जो टक्कर होगी आपस में उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों गिवन है 1/4, स्मॉल e इक्वल्स टू 1/4। डायग्राम बना के आप सवाल लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंड ऑल्सो फाइंड एक सेकेंड, एक काम करते हैं बच्चों, चलो इसमें रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल d, एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल d फॉर विच impulse by hinge is 0, for which impulse by hinge is 0। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद आकर सॉल्यूशन देखें। मैं स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले तो कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम बनाते हैं। ये वो यूनिफॉर्म रॉड जिसको हमने हिंज कर रखा था, पार्टिकल d डिस्टेंस पे आता है, यहां पर हिट करता है। मान लेता हूं कोलिजन के बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रॉड तो ऐसे घूमेगी, और पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी मैं लेफ्ट साइड में मान रहा हूं v। आपकी इच्छा हो तो राइट साइड में आप मान सकते हो v, ठीक है। कितने वेरिएबल मानने पड़े अभी तक, 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, बनाते हैं। पहली इक्वेशन E वाली इक्वेशन, ये तो पुरानी बात है। E का फॉर्मूला बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। E की वैल्यू गिवन है 1/4, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टक्कर के बाद वाला डायग्राम देखो, रॉड का ये वाला पॉइंट और ये वाला पार्टिकल जिनके बीच में आपस में टक्कर हुई है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है,
जो आपस में नॉर्मल फोर्स लगता है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेट होने की रेट, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पॉइंट मास इधर जा रहा है v से, ऐसा मैंने माना है, और रॉड का ये पार्टिकल हिंज के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा d डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पे। तो इस रॉड के इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ओमेगा डी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं किस रेट से, v प्लस ओमेगा डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉलिजन के पहले वाला डायग्राम देखो, इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग पास आने की रेट दैट इज u। इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन। एक इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट है हमको, वो कैसे बनाएंगे, जो टॉपिक चल रहा है। अगर मैं रॉड और इस पार्टिकल को एक सिस्टम मान लूँ, वापस से वही सारी कहानी, इस हिंज के अबाउट बोल सकता हूँ कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिजल्टेंट और क्या आएगा, 0। रिजल्टेंट और 0, इसका मतलब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, टक्कर से पहले लिखते हैं यहाँ पर रॉड का एंगुलर मोमेंटम तो 0, पॉइंट मास का है एम यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से डी हो जाएगी, और इसका सेंस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू। टक्कर के बाद देखना और ढंग से देखना। अब रॉड और पार्टिकल पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मैं एक साथ आई ओमेगा फॉर्मूले से नहीं लिख सकता, क्योंकि पूरा सिस्टम, ये सिस्टम रिजिड नहीं है। अगर पार्टिकल स्टिक हो जाता तब तो हम मान लेते कि हाँ सिस्टम रिजिड है। तो क्या करेंगे, पार्टिकल का अलग, रॉड का अलग। पहले रॉड का लिखते हैं, सिर्फ रॉड को देखना। रॉड अपने आप में रिजिड है और इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है, मतलब प्योर रोटेशन कर रही है। तो रॉड का लिख रहा हूं पहले ml²/3, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ये बन गया इसका एंगुलर मोमेंटम, रॉड का एंगुलर मोमेंटम। और सेंस क्या है रोटेशन का, ये वाला, इसका मतलब इसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज। प्लस, अभी प्लस लगा रहा हूं, बाद में देख लेंगे। अब पॉइंट मास का लिखते हैं। पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और पार्टिकल की वेलोसिटी इधर मानी है, तो यहां बैठकर देखो कैसा सर्कल बनेगा, क्लॉकवाइज। अब देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी, ये क्लॉकवाइज, तो यहां पर माइनस लगाकर इसका सेंस अपोजिट टाइप का कर दो। अब पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दो इक्वेशन आपके सामने, दो वेरिएबल, यहां से ओमेगा भी आ जाएगा और यहां से वी भी आ जाएगा, दो वेरिएबल थे। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग था। सेकंड पार्ट में पूछा है मैंने डी की वैल्यू क्या हो जिससे कि हिंज के कारण इस सिस्टम पर इंपल्स कितना लगे टक्कर के दौरान, 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में आएगा कि हिंज के कारण जो इंपल्स लगा होगा, एक बार लिखते हैं जैसे हमने पिछले इक्वेशन में लिखा था, लिख के देखते हैं। यही लिखता हूं, देखना, इंपल्स रिजल्टेंट जो भी सिस्टम पे लगा होगा इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में। अब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, इंपल्सिव फोर्स तो हिंज का ही आ सकता है, बाकी तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो सिस्टम पे रिजल्टेंट इंपल्स, अब देखना जैसे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, mg और mg तो छोटे मोटे फोर्स है, उनका इंपल्स तो आना ही नहीं है। और क्वेश्चन में गिवन है कि हिंज का इंपल्स 0 हो, तो एक तरह से रिजल्टेंट इंपल्स क्या हो गया बच्चों, 0। आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, रिजल्टेंट इंपल्स 0 इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल देखते हैं इस डायग्राम को देखते हुए, देखना रॉड का लीनियर मोमेंटम अलग लिखूंगा, पॉइंट मास का अलग। रॉड का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हो मानो, और वो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ओमेगा L/2 से। तो रॉड का लीनियर मोमेंटम m इंटू L/2, सॉरी m इंटू ओमेगा L/2 आई कैप लगा, लिख देते हैं आई कैप, ये तो रॉड का। इस पॉइंट मास का माइनस mv आई कैप, ये मैंने सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखा है अभी, माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। डायग्राम देखो, रॉड का तो 0, पॉइंट मास का mu आई कैप, mu आई कैप। इसको सॉल्व अगर करेंगे, आप सॉल्व करके देखना, और ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसको पुट करके देखना। जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा d इक्वल्स टू 2L/3। सॉल्व करके जरूर देखना आप। और ये रिजल्ट याद रख सकते हैं कि अगर हम रॉड के फिक्स्ड वाले सिरे से उसकी जो भी टोटल लेंथ है उसकी 2/3 लेंथ पर अगर हिट करते हैं, इंपल्सिव नेचर का फोर्स लगाते हैं हम, ये हिट करना ही तो माना जाएगा। तो जहां से हमने पकड़ रखा है या जहां से हमने हिंज कर रखा है वहां से इंपल्स नहीं लगता है। रिजल्ट आप याद रख सकते हो, अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।